Good morning to everyone. This is the sum in front of your screen. We will do now. Mrs. Everfresh was formed to take over a running business with effect from 1st April 2016. So यहाँ पे if we see the new business which was formed is Mrs. Everfresh Limited. The chapter is profit prior to incorporation. इनकॉर्पोरेशन में कंपनी का बर्थ होता है, तो जो कंपनी फॉर्म हुआ है उसका नाम है एवरफ्रेश लिमिटेड. सो इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2016, इनकॉर्पोरेशन स्टेटस मिला है on 1st October 2016 and the P&L account given is for the year ended 31st March 2017. So ये 3 dates हमारे लिए important है so that we can prepare the time ratio. Year begin कभी हुआ, incorporation कभी हुआ and when is the year end. ये 3 dates से what we can do, we can find out the time ratio. So let us read the profit and loss account items. Two salaries is given. Salary कुछ नहीं दिया, फिक्स होता है. टाइम रेशियो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी फिक्स रहता है टाइम रेशियो. ट्रैवलिंग एक्सपेंस नॉर्मली सेलिंग रेशियो होता है. अगर कुछ नहीं दिया, हम मानते हैं कि ट्रैवलिंग जो इनकर होता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इट इज फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स नॉर्मली. सो एडवर्टाइजमेंट सेल्स के लिए होता है. मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस, so then we have rent, electricity charges, preliminary expense. See, preliminary expense कंपनी से रिलेटेड होता है, कंपनी का फॉर्मेशन. सो इसको हम क्या करते हैं, कंपनी में लिखते हैं पोस्ट पीरियड. बैड डेट्स, कमीशन टू सेलिंग एजेंट, ऑडिट फीस, डिबेंचर इंटरेस्ट. डिबेंचर इंटरेस्ट अगेन is related to company. Then we have interest paid to vendors. वेंडर कौन है, जिसने अपना बिजनेस सेल किया. वेंडर मीन्स अ सेलर. सेलर ने अपना बिजनेस सेल किया एंड सेल किया तो तभी कंसिडरेशन उसको मिलना चाहिए. लेकिन कंसिडरेशन लेट पे हुआ, इसलिए दे हैव वेंडर्स हैव चार्ज्ड इंटरेस्ट. हु आर वेंडर? हु आर सेलर्स हु आर सेलिंग देयर बिजनेस. एंड सेलर्स, वेंडर्स शुड गेट परचेज कंसिडरेशन from 1st April, on 1st April. बट उस दिन पेमेंट नहीं हुआ कंसिडरेशन का, परचेज कंसिडरेशन का. इसके लिए what has been charged? Interest has been charged. Then we have selling expense, सेल से रिलेटेड है. डेप्रिसिएशन फिक्स है. if nothing is given, then net profit, इससे हम क्रॉस चेक या क्रॉस वेरीफाई करेंगे हमारे आंसर को. ग्रॉस प्रॉफिट इफ नथिंग गिवन हम सेल्स रेशो में डिवाइड करते हैं. So now let us see. So this is very important. See, total sales during the year which amounted to rupees 96 lakhs. पूरे साल का सेल्स कितना दिया है? 96 lakhs. Arose evenly up to the date of the certificate of incorporation. जब तक इनकॉर्पोरेशन नहीं मिला तब तक जो सेल्स था वो इवन था. इवन मतलब सेम था. बट वेयर आफ्टर दे स्पर्टेड टू रिकॉर्ड इंक्रीज ऑफ 2/3 ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर. मतलब क्या बोला है कि आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन होने के बाद the sale increased
there was an increase in sales by 2/3 during the rest of the year. मतलब अगर हम प्री पीरियड मतलब बिफोर इनकॉर्पोरेशन जिसको हम प्री पीरियड बोलते हैं उसके सेल को 1 लेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल 1 लेंगे, तो पोस्ट पीरियड में क्या हुआ, 1 का 2/3 इंक्रीज हुआ। 1 का 2/3 कितना है, टेक योर कैलकुलेशन से 1 का 2/3 कितना होता है, 1 का 2/3 इज हाउ मच, 1 इंटू 2/3 करो, 2 डिवाइड बाई 3, 0.66। तो क्या हो जाएगा, द सेल्स विल इंक्रीज फ्रॉम 1 to 1.66। मतलब हमें पोस्ट पीरियड में डेसिमल वाला नंबर आ रहा है, बट मुझे डेसिमल वाला नंबर नहीं चाहिए, क्योंकि फिर डेसिमल निकालो ये सब हमें और कॉम्प्लिकेशंस होगा। तो बेटर क्या है, हम पोस्ट पीरियड में कोई ऐसा नंबर, आई मीन प्री पीरियड में कोई ऐसा नंबर ले जो कि इजीली डिविजिबल और 2/3 से, 2 डिवाइड बाई 3। मतलब पोस्ट पीरियड में क्या हुआ, सेल 2/3 से इंक्रीज हुआ, किससे इंक्रीज हुआ, 2/3 से, 2/3। तो हम प्री पीरियड में ऐसा कोई नंबर लेंगे जो कि 3 के टेबल में आता हो, 3, 6, 9, 12, ऐसा कोई नंबर लेंगे जो बाद में मल्टीप्लाई करने पे हमें डेसिमल नहीं प्रॉपर नंबर मिले। समझ में आया? अगर क्वेश्चन में बोला होता है ना सेल्स 2/5 से इंक्रीज हुआ, तो हम 5 के टेबल में आने वाला कोई नंबर प्री पीरियड में लेंगे, क्योंकि बोलते हैं प्री पीरियड में इनकॉर्पोरेशन तक सेल्स इवन था, हर महीना सेल्स क्या था, इवन था। इवन मतलब व्हाट, सेम था। बट इनकॉर्पोरेशन के बाद दे स्पर्टेड टू रिकॉर्ड इंक्रीज ऑफ 2/3। सेल्स क्या हुआ, 2/3 से इंक्रीज हुआ। तो मैं प्री पीरियड में कोई ऐसा नंबर लूंगी कि जो 3 के टेबल में आए, 2/3, 2/3। तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके टेबल में आए। अगर 2/4 होता तो 4 के टेबल में जो नंबर आता है वो लेंगे, 2/5 रहेगा तो 5 के टेबल में जो नंबर आएगा वो लेंगे। तो यहाँ पे इट इज व्हाट, यहाँ पे इट इज 2/3। सो 2/3 मतलब 3 के टेबल में आने वाला कोई नंबर हम लोग लेंगे। सो यहाँ पे ये हम लोग बात और अच्छे से समझेंगे व्हेन वी विल स्टार्ट विद वी विल फाइंड आउट अवर सेल्स रेशियो कि क्या करना। अभी के लिए इतना समझो। नेक्स्ट, रेंट ऑफ द बिल्डिंग वाज पेड एट ₹1,20,000 पर एनम अप टू सितंबर 2016। तो सितंबर 2016 तक रेंट कितना पे करते थे, 1,20,000 पर एनम, मतलब फुल ईयर। तो पर मंथ कितना होगा, 1,20,000 डिवाइड बाई 12, 10,000, 1,20,000 डिवाइड बाई 10, 10,000। लेकिन आफ्टर सितंबर देयर वाज अ इंक्रीज बाय 24,000 पर एनम, मतलब 1,20,000 प्लस 24,000, 1,44,000 पर एनम हो गया। तो 1,44,000 पूरा साल का रेंट, तो महीने का कितना, 1,44,000 डिवाइड बाई 12, वी गेट 12,000। सितंबर तक रेंट 10,000 लेंगे अप टू सितंबर ना। देयर आफ्टर अक्टूबर से देयर वाज अ इंक्रीज बाय 24,000 per annum, which becomes 1,20,000 plus 24, मतलब 1,44,000 per annum. Divide by 12, we get 12,000 per month. Traveling expense include 24,000 towards sale promotion. तो traveling expense कितना है जरा देखो, how much is the traveling expense? Traveling expense is 84,000, जिसमें 24,000 सेल्स के लिए। तो बाकी का क्या होगा, बाकी का फिक्स्ड होगा। सेल्स के लिए 24,000 ही खर्चा हुआ है, तो बाकी का क्या होगा, बाकी का विल बी फिक्स्ड। बाकी का क्या रहेगा, विल बी फिक्स्ड।
फिक्स होगा तो टाइम रेशो से निकालेंगे, फिक्स होगा तो क्या करेंगे, टाइम रेशो से निकालेंगे। नेक्स्ट वन, depreciation include 3,000 for assets acquired in the post incorporation period. So total depreciation 48,000 है, जिसमें 3,000 exclusively post period में आएगा, because this depreciation is for asset which was purchased in the post period. इनकॉर्पोरेशन के बाद खरीदा वो असेट का डेप्रिसिएशन है, लेकिन बाकी 45,000 टोटल डेप्रिसिएशन इज 48, जिसमें से 3,000 पोस्ट पीरियड का असेट का डेप्रिसिएशन है, जो पोस्ट पीरियड में खरीदा वो असेट का डेप्रिसिएशन है। तो रिमेनिंग 45,000 हमारे पास बिगिनिंग से एंड तक है, तो टाइम रेशो में 45,000 को निकालेंगे और 3,000 को पोस्ट पीरियड में लिखेंगे। ऐसा एक हमने एडजस्टमेंट पहले भी कोई सम में किया है, जहाँ पे पोस्ट पीरियड का डेप्रिसिएशन दिया हुआ था, इफ यू रिमेम्बर। देन दे से परचेज कंसिडरेशन was discharged by the company on 31st October 2016 by issuing equity shares of ₹10 each. तो यहाँ पे when is the, हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक डेट ही है कि परचेज कंसिडरेशन 1 अप्रैल को पे होना चाहिए था, बट पे हुआ 1 अक्टूबर को, तो जितना लेट पे किया उतना इंटरेस्ट लगा है, इंटरेस्ट टू वेंडर। तो हम लोग मंथ्स काउंट करेंगे अप्रैल से अक्टूबर एंड प्री एंड पोस्ट में डिवाइड करेंगे। ये इंटरेस्ट के अमाउंट 21,000 को इंटरेस्ट टू वेंडर, this interest to vendor. Salaries include 40,000 paid to the director. Director कौन है, फॉर्म में भी रहता है क्या? Director is present only in the company, so ये 40,000 पोस्ट पीरियड में आएगा। रिमेनिंग बोलते हैं कि there were 3 employees up to 30 September, after which it was increased by 6. Can anyone tell me प्री पीरियड में up to 30 September 3 employees थे, after which the number was increased by 6 employees. तो सितंबर के बाद कितने एम्प्लॉइज रहेंगे हमारे पास? पहले 3 एम्प्लॉइज थे, after which the number was increased by 6 employees, means सितंबर के बाद हमारे पास कितने एम्प्लॉइज होंगे? करेक्ट आंसर 9 एम्प्लॉइज। कैसे? पहले 3 था, फिर 6 से बढ़ गए, इंक्रीज बाई मतलब इतने से इंक्रीज हुआ, मतलब बाद में सितंबर के बाद 3 + 6 वी विल बी हैविंग 9 एम्प्लॉइज। इंक्रीज टू 6 एम्प्लॉइज नहीं बोला, इंक्रीज टू का मतलब होता है इतना हो गया, इंक्रीज बाई मतलब इतने से इंक्रीज हुआ। सी दैट इज इंग्लिश में दिया हुआ इंक्रीज बाय मतलब इतने से इंक्रीज हुआ, इंक्रीज टू मतलब इतना हो गया। अगर बोला रहता द नंबर वाज इंक्रीज टू 6 एम्प्लॉइज मतलब 3 से 6 हो गए, बट इंक्रीज बाय बोला है, बाय मतलब इतने से इंक्रीज हुआ। 6 के पहले 3 था, अब 6 से इंक्रीज हुआ, मतलब 3 + 6 9, टोटल एम्प्लॉय वाज 9, बट सबको सैलरी सेम ही दे रहे। नेक्स्ट लाइन सेज द रेट ऑफ सैलरी वाज द सेम इन ऑल केसेस। सबको सैलरी भले 3 से 9 हो गए, बट द सैलरी वाज गिवन in rate of salary was same, and see employees cannot be directors, मतलब यहाँ पे डायरेक्टर्स क्वेश्चन में बोलना चाहिए कि नॉर्मली हु आर द डायरेक्टर्स? डायरेक्टर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। करेक्ट? डायरेक्टर्स कौन होते हैं? आर द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। तो ये डायरेक्ट सैलरी में डायरेक्टर फी भी इंक्लूड हो गया,
40,000 जो कि हम डायरेक्टली किधर बताएंगे, पोस्ट पीरियड में। से इन अ कंपनी इवन नॉर्मली ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्टर किसको बनाते हैं, डायरेक्टर शेयर होल्डर्स में से सेलेक्ट होता है। बट अगर किसी एम्प्लॉय जिसको शेयर्स भी दिया होगा, मे बी बिकॉज इवन इन सम ऑफ द रेप्यूटेड कंपनीज क्या होता है, अगर अच्छा परफॉर्मेंस करता है कोई एम्प्लॉय तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए इवन शेयर्स भी देते हैं एंड उसको ओनर्स बनाते बाय गिविंग अ शेयर, सो दैट उसको आगे जाके डायरेक्टर, वो सब अलग बात है। बट यहाँ पे इट इज वेरी सिंपल, जो डायरेक्टर है सैलरी में डायरेक्टर्स का पेमेंट है 40,000 एंड डायरेक्टर को पे करना है, तो सैलरी डायरेक्टर्स आर ओनली इन वेयर, डायरेक्टर्स आर ओनली इन द कंपनी। फिर वो प्री पीरियड में नहीं आएगा, इट विल डायरेक्टली कम इन द पोस्ट पीरियड, बिकॉज फर्म में पार्टनर्स होते डायरेक्टर्स में, करेक्ट। So what we have to do, we have to prepare profit and loss account by showing post period and pre period calculations. So सबसे पहले इनकम, सबसे पहले क्या बताएंगे, इनकम। बट ये इनकम बताने के लिए what we require, time ratio and sales ratio. So we will write here first one, टाइम रेशियो। टाइम रेशियो के लिए कितना डेट चाहिए, 3 डेट चाहिए। पहले तो ईयर बिगनिंग, फिर इनकॉर्पोरेशन डेट, फिर ईयर एंड डेट, what is the year beginning, 1st April, incorporation 1st October, year end 31st March. So 1st October, so not 1st October, 1st April 2016, फिर 1st October, that is incorporation, then 31st March is the year end. So now count the number of months. Count the number of months. 1st April से 1st October. So April, May, June, July, August, September. 6 months होता है, अक्टूबर को तो नहीं गिन सकते। And 1st October to March. Again 6 months, October, November, December, Jan, Feb, March. तो रेशियो क्या है, टाइम रेशियो? टाइम रेशियो is 1:1. Now very important calculation. Now we are coming to our second working note where we will find out the sales ratio. Sales ratio में let us write the कैलेंडर 1st April को स्टार्ट होके मार्च में खत्म हो रहा है ना, 1st April to 31st March. So here, when is our year starting? April, May, June, July, September, October, November, December, Jan, Feb, ठीक है।
एक मिनट रुको, हमने क्या नहीं लिखा, जून अगस्त नहीं लिखा, नहीं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च। तो नाउ लेट अस गो टू द सेल्स का एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे क्या दिया है कि सेल्स जो है इनकॉर्पोरेशन तक इवन था, सेम था, बट उसके बाद देयर वाज अ इंक्रीज ऑफ 2/3, इंक्रीज ऑफ व्हाट 2/3। तो मैंने तुम लोग को क्या बताया कि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इनकॉर्पोरेशन अक्टूबर में हुआ, इनकॉर्पोरेशन इज हियर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो यहाँ पे अगर मैं 1 लेती हूँ एवरी मंथ, तो 1 का 2/3 इंक्रीज हुआ, तो 1 का 2/3 gives me the answer of 0.66। तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा, जो सेल है 1 प्लस 0.66 या 67 कितना हो गया, इतना हो गया। तो मुझे हर जगह 1.66 लिखना पड़ेगा, जो कि डेसिमल है। दैट डेसिमल डस नॉट कॉम्प्लिकेट कर देता है चीजों को, तो मुझे नहीं करना है कॉम्प्लिकेट। तो मैं क्या करूंगी, मुझे ये 1 नहीं चाहिए, मैं कोई ऐसा नंबर लूंगी जो कि जो 2/3 मतलब क्या 2/3, तो 3 डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 के टेबल में आता रहे, तो सबसे छोटा नंबर तो 3 है, 3 1 3, जो 3 के टेबल में आता है। तो मैं क्या करूंगी, प्री पीरियड में इनकॉर्पोरेशन होने तक एवरी मंथ को मैं सेल लिखती हूँ 3। अब पोस्ट पीरियड में क्या हो गया, सेल जो है 3 का 2/3 इंक्रीज हो गया, सेल इंक्रीज बाय 2/3। अगर प्री पीरियड में सेल 3 है तो 3 का 2/3 इंक्रीज हो गया, तो 3 का 2/3 तुम लोग को 2 आएगा, कैलसी में देखो 3 का 2/3 यू विल गेट हाउ मच 2। सो हमारा जो सेल है वो कितना पोस्ट पीरियड में जाके 2 हो गया या 2 से इंक्रीज हुआ, तो 3 + 2 हाउ मच इट बिकेम, दैट मीन्स व्हाट, हमारा जो सेल है वो 3 पोस्ट पीरियड में 3 + 2 हो गया, पोस्ट पीरियड में सेल इंक्रीज, पोस्ट पीरियड में व्हाट हैपेंड, सेल इंक्रीज्ड, तो 3 + 2 इज हाउ मच, प्री पीरियड में 3 था, पोस्ट पीरियड में 2 से इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, सितंबर तक प्री पीरियड है तब तक 3 है, और 1 अक्टूबर से दैट इज इनकॉर्पोरेशन, यहाँ पे मैं लिखूंगी 5। अब क्या करना है, प्री पोस्ट निकालना है। सो लेट अस कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सेल्स, सेल्स रेशियो निकालते, काउंट करो, 3 को 6 मंथ है ना, अप्रैल से सितंबर 6 मंथ, 3 × 6, एंड इधर भी अक्टूबर से मार्च also is 3 month, but 3 × 5, how much you are getting, 18, and here we are getting how much, again 3 के टेबल में आता है, 3 6 हाँ, ये इधर 5 नहीं आ रहे ना, इधर क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, एक में रुको, 3 नहीं है 6 है, 6 × 5, 5 कितना हो रहा है इधर 30 आ रहा है, तो इधर क्या आ जाएगा 10,000, और छोटा होता है, और यहाँ पे 3:5 is the final sales ratio that we are getting। तो हमें सेल्स रेशियो क्या मिला फाइनली, छोटा नहीं करना है तो मत करो, 3:5
5. 18:30 रखना है तो 18:30 रखो, छोटा नहीं करना है तो। कैसे मिला ये? 5 + 5 + 5 + 5, 6 मंथ्स है, 5 बार ऐड किया, 6 × 5 करो या 5 को 6 बार ऐड करो, सेम ही आंसर मिलेगा। यहाँ पे 3 है प्री पीरियड का सेल एंड 6 महीना, 3 को 6 बार ऐड करो या मल्टीप्लाई करो 3 को 6 से, यू विल गेट द सेम आंसर. So now can we go to the here gross profit है, इसको और छोटा कर सकते हैं. कैन वी मेक इट, ये 3:5 को और छोटा नहीं कर सकते ना, पॉइंट नहीं चाहिए हमें छोटा. अभी दोनों ही ऑड नंबर्स हैं, अपने अपने टेबल में आते हैं प्राइम नंबर्स, तो अब हम इसको और छोटा नहीं करेंगे. So let us see your gross profit. So here gross profit is how much? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट है 16 लाख. 16 लाख को कौन सा 3:5 रेशियो में डिवाइड करो, सेल्स रेशियो, दैट इज 3:5. 3 + 5 is 8, तो 16 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 8, तो हमें मिला 6 लाख एंड 10 lakhs. हमारे और कोई इनकम नहीं है, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट. सो लेट अस राइट इट एज टोटल इनकम. $6 lakh, 10 lakh. अभी लेस एक्सपेंसेस, less expenses. See, one by one we will do the expenses. Salary adjustment है इसके बारे में. So salary is 2,40,000 and adjustment says कि 40,000 include to the director. मतलब 40,000 तो पोस्ट पीरियड में आएगा, डायरेक्टर आर देयर इन द पोस्ट पीरियड. फिर रिमेनिंग सैलरीज के लिए 3 एम्प्लॉइज थे सितंबर तक, और पोस्ट पीरियड में 6 एम्प्लॉइज और बढ़ गए, 3 + 6, पोस्ट पीरियड में 9 एम्प्लॉइज हो गए. तो लेट अस स्टार्ट दिस, लेट अस गो टू दिस वर्किंग नोट. वर्किंग नोट 3 में सैलरीज 2,40,000 में 40,000 डायरेक्टर्स के लिए है, मतलब इट विल गो इन द पोस्ट पीरियड. फिर जो रिमेनिंग सैलरी है will be how much? 2,40,000 minus 40,000, 2 लाख. इसके लिए हम जरा यहीं पे मैं ना एक काम करती हूँ, I just add one more. तो ये तो सेल्स का एडजस्टमेंट था, यहाँ पे मैं सैलरीज का करती हूँ. तो सैलरीज बोलते हैं 30 सितंबर तक कितने एम्प्लॉइज थे? 3 एम्प्लॉइज थे, और 30 के बाद 6 और बढ़ गए, 3 + 6 9 हो गए. करेक्ट. सो इधर
यहाँ पे प्री और पोस्ट। अब सबको ना एक है, सैलरी सबको सेम है, सैलरी में का रेट जो है सबको, सब एम्प्लॉइज को सेम ही सैलरी दे रहे। देयर इज नो डिस्टिंक्शन, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, रेट ऑफ द सैलरी पेड इज सेम, करेक्ट। तो अब प्री पीरियड में कितना हो जाता है, 3 एम्प्लॉइज इनटू हाउ मेनी मंथ, 6 मंथ, एंड पोस्ट पीरियड में 9 है इनटू हाउ मेनी मंथ, 6 मंथ। तो ये कितना हो जाएगा, 9 6 आर हाउ मच, तो ये 18 के टेबल में 54 भी आता है, देखो 3 आर, करेक्ट। तो ये कैसे क्या आएगा, 18 1s आर, 18 3s आर, बराबर 18 के टेबल में 1s आर 18, 18 3s आर 54। तुमको छोटा छोटा करके कम करना है तो वो भी कर सकते हो। 6 के टेबल में कितना जार 18, कितना 9s आर 54, और कम ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, अप टू यू। यू हैव कैल्सी, नो नीड टू, ये भी ऐसे भी ले लो, और कम नहीं करोगे तो भी चलेगा, 18 और 54 लेके करोगे तो भी चलेगा। नाउ सैलरी कितना हो जाएगा प्री पीरियड का, 2 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 4, बाद में 2 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 4, how much you are getting, 50 and 1 lakh, 50 and 1 lakh 50, 50,000 and 1 lakh 50,000. So let us write this here. तो इधर दो है, एक तो डायरेक्टर्स का, सैलरीज में 2 पार्ट है ना, सैलरीज ऐसे लिख सकते हैं, सैलरीज में टू डायरेक्टर्स, या डायरेक्टर्स को इट विल कम टू पोस्ट पीरियड, डायरेक्टली लिखना है 40,000, एंड उसके बाद रिमेनिंग, ये वर्किंग नोट 3 में हमने पूरा किया है, दिस इज 50,000, दिस इज 1,50,000, डन। नाउ लेट अस सी इसके बाद क्या है, सैलरी के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज हाउ मच, 24,000। तो ये तो फिक्स्ड होता है ना, 1:1, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टाइम रेशियो 1:1 है, तो 12,000 दोनों जगह आ जाएगा। What is the next one? See here, 1 मिनट। हाँ, सैलरी का जो है देखो, इसमें हम डायरेक्टली 9 and 3 लेके नहीं कर सकते, ये सब में करेक्ट आंसर मिलेगा, क्योंकि प्री में भी 6 महीना था, पोस्ट में भी 6 महीना, इसके वजह से आप डायरेक्टली 3:9 का भी करोगे आपको सेम आंसर। लेकिन अगर मंथ्स इक्वल इवन नहीं है तो
यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन प्री में भी 6 है, पोस्ट में भी 6, बट एक्चुअल में अगर ऐसे बोला है ना, बिफोर इनकॉर्पोरेशन 3 एम्प्लॉय, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन 9 एम्प्लॉइज है, बट यहाँ पे क्यों ऐसे इक्वल जैसा आ रहा है? क्योंकि प्री एंड पोस्ट का महीना भी सेम है। अगर महीना सेम नहीं आएगा तो हमें वैसे ही, हमने जो किया वैसे ही करना है, एवरी मंथ में लिख के। सो नेक्स्ट, व्हाट इज दैट आफ्टर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी? ट्रैवलिंग एक्सपेंस। कौन सा रेशो? इसमें कुछ एडजस्टमेंट है ना? 24,000 सेल्स प्रमोशन। So traveling expenses, so 84,000. Traveling expenses 84,000. Traveling expenses, इसमें दो हिस्सा रखेंगे, एक सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन के लिए हाउ मच? 24,000 सेल्स रेशो में करो 3:5 ना, 3:5, 24,000 कितना आता है? 9 and 15,000. Are you getting this answer? Then next, remaining. रिमेनिंग तो टाइम रेशियो रहेगा। कितना रिमेनिंग होता है फिर? 84,000 में 24 गया, 84,000 में 24,000 गया तो 60,000 बच गया। सो डिवाइड करेंगे टाइम रेशियो में, सो वी विल गेट द इक्वल आंसर बिकॉज टाइम रेशियो इज 1:1। हमें ये वाला आंसर आ जाएगा करेक्ट, यही मिला। इसके बाद 80,000 एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशो, एडवर्टाइजिंग या एडवर्टाइजमेंट, whatever you call it. So this is sales ratio 3:5 में डिवाइड करो, 3:5 ना, 3 + 5 8, 80,000 into 3/5, 3/8, 3 + 5 is 8, तो 80,000 into 3/8, 80,000 into 5/8, तो ये आंसर हमें मिल जाएगा 30,000 and 50,000। इसके बाद क्या है? इसके बाद वी हैव मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड मतलब सेलिंग, तो 1,89,000, do it in the sales ratio, miscellaneous trade expenses, sales ratio, 1 minute। ये मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस को है ना, हम लोग जनरल एक्सपेंस है, ये जो मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस है, इट इज जनरल एक्सपेंस, इट इज नॉट टू बी डन बाय सेल्स, इट इज टू बी डन बाय टाइम रेशियो। जनरल एक्सपेंस ट्रीट करना है इसको और टाइम रेशियो में करना है। जैसे जनरल एक्सपेंस होता है तो 1,89,000 को डिवाइड करो इक्वली, कितना आ रहा है? 94,500 and 94,500, because miscellaneous it is general, everything is kept in one point, मतलब एक साथ रख दिया जनरल एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो उसको हम टाइम रेशियो में करेंगे। नेक्स्ट व्हाट वी हैव? रेंट। रेंट के लिए जैसे एडजस्टमेंट 1,32,000। रेंट के लिए क्या बोला है? रेंट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग वाज पेड एट ₹1,20,000 पर एनम अप टू सितंबर। सितंबर तक 1,20,000, उसके बाद 24,000 पर एनम बढ़ गया,
Thereafter, it was increased by 24,000 per annum. 24,000 per annum. So, let us go to the working note. Fourth वाला. Rent 1,32,000. तो यहाँ पे अप टू सितंबर रेंट कितना है? 1,20,000 पर एनम ना. Which is equal to 1,20,000 divide by 12 किया तो it is how much? 10,000 पर मंथ. और कितने मंथ है अप टू सितंबर? 6 मंथ ना. तो 10,000 इंटू 6, 60,000. आफ्टर सितंबर क्या हुआ? आफ्टर सितंबर जो है 24,000 इंक्रीज हुआ प्लस 24,000 which is equal to 1,44,000 per annum. तो इधर 1,44,000 डिवाइड बाई 12 हमें मिलता है 12,000 पर मंथ. तो कितना रहेगा रेंट प्री पीरियड का और पोस्ट पीरियड का? पहले तो 10,000 इंटू 6 महीना है प्री पीरियड में 60,000 और यहाँ पे 12,000 इंटू 6 विच इज 72,000. करेक्ट? 72,000. तो हमें रेंट मिल गया प्री एंड पोस्ट का. दोनों को ऐड करो 1,32,000 रहेगा. 1,32,000 है ना. 60 प्लस 72. Now let us see next what is given. नेक्स्ट रेंट हो गया. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फिक्स होता है 21,000. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 21,000 को करो 21,000 इक्वली डिवाइड करो टाइम रेशो. 21,000 कितना होता है? 10,500. नेक्स्ट हमारे पास है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 56,000. ना प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इज ओनली देयर इन द कंपनी. प्री पीरियड में तो होता ही नहीं है बिकॉज ये कंपनी का एक्सपेंस है. प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये किधर आएगा? पोस्ट में. हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस? इट इज 56,000. तो नेक्स्ट क्या है आफ्टर प्रिलिमिनरी? बैड डेट्स. कुछ बोला है बैड डेट्स के बारे में? कोई एडजस्टमेंट है बैड डेट्स का? नहीं देखा हमने कोई एडजस्टमेंट. मतलब नहीं है. देयर इज नो एडजस्टमेंट रिलेटेड टू बैड डेट्स. बैड डेट्स सेल्स से रिलेटेड होते हैं. 16,000 सेलिंग रेशियो में डिवाइड करो. सेलिंग रेशियो में बैड डेट्स करो 6,000 and 10,000.
बैड डेट्स के बाद क्या है? बैड डेट्स के बाद वी हैव कमीशन टू सेलिंग एजेंट 80,000. अगेन सेल्स रेशियो कमीशन टू सेलिंग एजेंट 80,000 सेल्स रेशो. 80,000 मतलब 30 and 50 ना, 3:5. हमने पहले भी किया 80,000 सेल्स रेशो में डिवाइड. सो 80,000 into 3/8, 30,000. 80,000 into 5/8, 50,000. मिला सेम आंसर. देन वी आर ऑडिट फीस. कुछ नहीं बोला तो टाइम रेशो. सो कितना है? 30,000. क्योंकि ऑडिट फीस इज फिक्स्ड. अगर ऐसे बोलेंगे कंपनी में ऑडिट फीस इज रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट, तो कंपनी से रिलेटेड है तो पोस्ट पीरियड में. बट कुछ नहीं बोला है. वो फिक्स एक्सपेंस है ऑडिट करना. फर्म को भी ऑडिट करवाना पड़ता है, कंपनी को भी. तो टाइम रेशो कितना? 30,000 ना. 30,000 को डिवाइड करो. Then we have डिबेंचर इंटरेस्ट 15,000. डिबेंचर किधर रहता है? पोस्ट पीरियड. यस. Then we have, एक मिनट, मैंने डिबेंचर इंटरेस्ट लिखा. Then we have interest paid to vendor. इसके लिए सेपरेट रेशो निकालना पड़ेगा. 21,000. और इंटरेस्ट कब पे किया? 31 अक्टूबर. So interest to vendor के लिए now we come to working note number 5. Interest to vendor 21,000. ये इंटरेस्ट अप्रैल में पे होना चाहिए था, बट अप्रैल में भी पे नहीं किया. मई, जून तभी पे किया. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. अक्टूबर 31 को पे किया. और अक्टूबर से क्या है? पोस्ट पीरियड है. तो कितना मंथ हुआ प्री में, कितना मंथ हुआ पोस्ट में? सो प्री में कितना मंथ एंड पोस्ट में कितना मंथ? प्री में 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ. पोस्ट में 1 मंथ. तो ये तो प्री पोस्ट में कैसे डिवाइड करेंगे? 21,000 into 6 डिवाइड बाई 7. पोस्ट में 21,000 into 1 डिवाइड बाई 7. हाउ मच वी आर गेटिंग? 18,000 and 3,000 आ रहे. So we will write interest to vendor. Vendor means seller, जिसने अपना बिजनेस को सेल किया. तो उसका हमेशा उस इंटरेस्ट ऑन टू वेंडर रहेगा ना. तो ऑलवेज इन द क्वेश्चन देयर विल बी द डेट व्हेन द परचेज कंसिडरेशन वाज डिस्चार्ज. वो डेट लेट डिस्चार्ज हुआ है, इसीलिए इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है. अगर 1 अप्रैल को ही पेमेंट करते तो ये इंटरेस्ट रहता ही नहीं क्वेश्चन में.
सो डेट कंपल्सरीली दिया रहना चाहिए। अगर कभी तुमने क्वेश्चन देखा इंटरेस्ट टू वेंडर है पर पीसी का डेट नहीं दिया तो देन सम इज इनकम्प्लीट। डेट देना ही चाहिए कि कब पीसी डिस्चार्ज किया, तब तक का इंटरेस्ट लगा। सो इट इज वर्किंग नोट नंबर 5 ना, 18,000 and 3,000. Next what we have? Next we have selling expenses 1,26,000. नाम से ही पता चलता है सेल्स रेशो 1,26,000 डिवाइड करो 3:5 में। सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स रेशो, how much you are getting? 3 divided by 8, 47, 250 and 78, 750. I hope all of you are getting this answer. Now finally हमारे पास अभी लास्ट वाला है, what is it? Depreciation 48,000. So 48,000 जो है उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? that 3,000 इस देखो पॉइंट नंबर यहाँ पे दिया है, पॉइंट नंबर डी, 3,000 includes 3,000 for assets acquired in post period, post incorporation period. How much it is? 3,000 किसके लिए? पोस्ट पीरियड के लिए। See point number D, depreciation includes ₹3,000 for assets acquired in the post incorporation period. तो यहाँ पे देखो we will write depreciation. Total depreciation कितना है? See how much is the amount of depreciation? Depreciation is 48,000. अब 48,000 में 3,000 का जो depreciation है ये वो assets है जो कि post period में ही खरीदा गया है। तो this depreciation belongs to the asset purchased in the post period. तो इस अगर post period में asset को खरीदा है तो उसका depreciation भी directly post period में लिखेंगे। So यहाँ पे दो चीज रहेगा, post period assets acquired. How much it is? 3,000 given in the question. फिर remaining क्या? Depreciation fixed होता है, depreciation is a fixed expense, correct? So remaining assets हमारे पास beginning से end तक है, सिर्फ 3,000 का जो depreciation है वो asset जो हमने post period में खरीदा। तो remaining assets हमारे पास पूरे period में था, तो time ratio is equal 1:1. So 45,000 का क्या आ रहा है हमें? Yes, 22,500. So अभी काउंट करो, this was the last one. So काउंट करो, टोटल ऐड करो, कितना आ रहा है? 50,000, 12,000, 9,000, 30,000, 30, 94,500, 60,000, 10,500, 6,000, 30,000, 15,000, 18,000, 47, 250, 22,500. We are getting 4,04,750. सेम में पोस्ट पीरियड में क्या है हमारे पास? 40,000, 1,50,000, 12,000, 15,000, 30,000, 50,000, 94,500, 72,000, 10,500, 56,000, 10,000, 50,000, 15,000 plus 15,000, 30,000, 78,750, 3,000 or 22,500. We are getting 7,27,250. So अब कंपेयर करो पोस्ट पीरियड और प्री पीरियड का। प्री पीरियड का इनकम है 6 लाख,
expense है 4,04,750. So how much is the difference? Difference मिल रहा है 165,250. And same way 10 लाख में से 7,27,250 माइनस किया तो ये पहले मुझे बताओ प्री पीरियड के प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व. बिकॉज दिस इज अ प्रॉफिट जो कभी रिपीट नहीं होगा. अभी एक बार फर्म कंपनी में कन्वर्ट हुआ तो दोबारा फर्म में कन्वर्ट नहीं होगा. सो दैट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. एंड पोस्ट पीरियड के प्रॉफिट को हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट. सो नेट प्रॉफिट कितना है? करो माइनस करो. यू आर गेटिंग 2,72,750. ये कैसे मिला? 10 लाख minus 7,27,000. 10 lakh minus 7,27,250. And capital reserve is 6 lakh minus 4,04,750. तो इसके साथ हम फाइनली क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं. क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है, देखो 4,38,000. कैसे? क्रॉस वेरीफाई करो. 1,65,250 प्लस 272,750 ऐड करो. आर यू गेटिंग 4,38,000? 1,65,250 प्लस 2,72,750. You will get 4,38,000. With this sum is done. Thank you very much, everyone.